साथियों, ट्रिपल IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हमारा जो यूपीएससी 2024 के लिए हमने एक विशेष सेशन स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम इकोनॉमिक्स के टर्मिनोलॉजी प्लस कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और आपका रिवीजन कराने का प्रयास करेंगे इस सेशन के माध्यम से, जिसमें आज हम क्या क्या कवर करेंगे। तो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी कवर करेंगे। इसके अंदर मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है, इसके टूल्स क्या क्या हैं, इतनी चीज़ें हम मोस्ट प्रोबेबली आज कवर करेंगे। और इसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम आगे भी जाएंगे, बाकी इतना तो हम कवर करेंगे और कॉम्प्रिहेंसिव ढंग से कवर करेंगे, जहाँ से अब मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी पूछी जाए तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन कुछ बातें आज हम डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं हो, और पीटी में उस टाइप के क्वेश्चन ही बनने की संभावना ज़्यादा रहती है जो हिडन इन्फॉर्मेशन रहती है। मैं आपके साथ वही हिडन इन्फॉर्मेशन शेयर करने का प्रयास करूँगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये लिखा हुआ है मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी। इसका जो फॉर्मेशन हुआ वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म की गई थी आरबीआई एक्ट के तहत, कब 2016 में। इतनी तो हो गई है एक आपको फैक्ट के लेवल पर इंफॉर्मेशन। जो मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होती है, इसके सबसे पहले हम देखेंगे मेंबर। तो नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं इसके 6 मेंबर इसके अंदर रहते हैं। 3 मेंबर आरबीआई की साइड से रहते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से रहते हैं। इसमें कौन कौन रहते हैं, तो जो गवर्नर रहता है आरबीआई का वो इसके अंदर रहता है 1 मेंबर, और जो 1 मेंबर ये हो गया, और दूसरा मेंबर इसके अंदर रहता है डिप्टी गवर्नर, ये भी आरबीआई का रहता है। और तीसरा मेंबर आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड है, आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड, उसके द्वारा एक नॉमिनेटेड मेंबर रहता है। इसको आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। तो 3 मेंबर तो ये हो गया। गवर्नर के संदर्भ में आप ये समझेंगे कि ये इस मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी रहता है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जब तक ये पद पर रहेगा तब तक इस कमेटी के चेयर करेगा। 3 मेंबर इस साइड से भी नॉमिनेट किए जाते हैं भारत सरकार के द्वारा। आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि इन 3 का जो टेन्योर रहेगा, वो टेन्योर इनकी जॉब का टेन्योर कितना है, यानी गवर्नर का कार्यकाल कितना है, डिप्टी गवर्नर का कितना है, और जो सेंट्रल बोर्ड से व्यक्ति नॉमिनेट किया गया है उसका कार्यकाल कितना है। जितना इन लोगों का कार्यकाल रहेगा उतने समय तक ये लोग अपने पद पर बने रहेंगे। यानी हम अगर बात करें तो ये लोग ऑफिस, जब तक अपनी ऑफिस की जॉब रहेगी तब तक उसका टेन्योर रहेगा। इन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जिन मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा, ये 4 साल के लिए अपॉइंट किए जाएंगे। ये एक हिडन इन्फॉर्मेशन है, ये 4 साल के लिए अपॉइंट होंगे। साथ ही साथ इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा, रीअपॉइंटमेंट इनका नहीं होगा। ये बात आप एक और याद रख लेंगे, इनका रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। दूसरी बात आपको इसके अलावा वाली जो बात करनी है, इसी से संबंधित मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी से संबंधित है। तो इनकी जो मीटिंग रहती है, मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, आपने सुना होगा बाई मंथली ये लोग मिलते रहते हैं, यानी प्रति 2 माह पर, एवरी 2 मंथ्स पर इनकी मीटिंग होती है। और उसके बाद मॉनिटरी पॉलिसी से संबंधित जो डिसीजन होते हैं वो लिए जाते हैं। यदि हम इस एक्ट के तहत, जहाँ से ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, इसमें लीगली इन लोगों को 1 ईयर में 4 टाइम्स इन अ ईयर बैठक करना कंपल्सन है। यानी 4 मीटिंग इनको 1 साल के अंदर करना कंपल्सन है। जबकि वर्तमान सिचुएशन में आप देखेंगे कि ये लोग 6 मीटिंग करते हैं, 6 मीटिंग इनकी होती हैं, 6 मीटिंग इन अ ईयर, क्योंकि प्रति 2 माह पर एक होती है, पर एवरी 2 मंथ्स पर एक मीटिंग, तो 6 मीटिंग हो गई ईयर में। और ऐसे ही आप देखेंगे कि 4 टाइम्स इनको लीगली रूप से, तो ये वाली एक हिडन इन्फॉर्मेशन है, ये याद रखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस में ये है तो ये लिखी हो सकती है कि लीगली इस कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ है उसमें लीगली 6 बार मीटिंग करना अनिवार्य है, जबकि आपको याद रखना होगा कि 4 बार अनिवार्य है। दूसरा, इन लोगों का 4 साल का टेन्योर रहता है, रीअपॉइंटमेंट नहीं होता है, इनका ऑफिस के साथ टेन्योर रहता है। आपको एक जानकारी यहाँ पर और दे दूँ कि आरबीआई जो बैंक है, इसकी जो एडिशनल है, इसके अलावा यहाँ पर जो गवर्नर रहता है और जो डिप्टी गवर्नर, ये गवर्नर और डिप्टी, इन लोगों का जो अपॉइंटमेंट होता है ना, वो किसके द्वारा किया जाता है, FSRASC। ये हो गया फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी।
इस कमेटी के द्वारा गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है। फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, इसको हेड किया जाता है, इस कमेटी को हेडेड बाई कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी। इसके द्वारा इस कमेटी को फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी, इस कमेटी के द्वारा ही आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर के लिए अपॉइंट करने के लिए अपॉइंट किए जाते हैं इस कमेटी के द्वारा। और इस कमेटी को लीड करने का जो काम किया जाता है वो कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा किया जाता है। ये इतनी बात हमने एडिशनल आपको बताई है। यदि आपको पता है तो बहुत अच्छा है, नहीं पता है तो आप कहीं भी अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने अभी आपके साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का रिवीजन कर लिया। अब हम देखते हैं इसके टूल्स। अब हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स रहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ये आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग संचालित होती है, यानी इसको रन करने के लिए आरबीआई एक्ट 1934 में बताया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी एक होगी। अब उसके अंदर हमें टूल देखने हैं। तो दो तरीके के इसके टूल काउंट किए जाते हैं, एक तो होते हैं क्वांटिटेटिव टूल और एक होते हैं क्वालिटेटिव टूल। आपको बस इनका डिफरेंस इतना याद रखना है कि जो ऐसे टूल्स रहते हैं जिनका यूज करने से बैंकिंग सिस्टम में, मार्केट में डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, तो उनको तो बोलते हैं क्वालिटेटिव। और जिन टूल्स को यूज करने के बाद मार्केट में और बैंकिंग सिस्टम के ऊपर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, उनको हम क्वांटिटेटिव टूल बोलते हैं। अब आपको इनके टूल्स में कौन कौन से आते हैं उनको याद जरूर करना है कि क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर आप इन जनरल समझ सकते हो कि जितने भी टूल्स हम मार्केट में रेगुलर यूज में देखते हैं वो सारे क्वांटिटेटिव के अंदर आते हैं। जैसे रिजर्व रेशियो, दो रिजर्व रेशियो होते हैं, CRR और SLR। क्या होते हैं हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना जान लेना है कि इन दोनों को मिला के स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको? स्टैट्यूटरी लीगल, या तो स्टैट्यूटरी या लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोला जाता है इन दोनों को मिलाकर, CRR और SLR को। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि इन दोनों को आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर मैंडेटरी बताया गया है, CRR और SLR को, इसलिए इनको स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोला जाता है। एक बात। दूसरी कुछ रेट्स हैं, जैसे बैंक रेट होती है, एक होती है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक होती है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये भी आपको याद रखना है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होती है। रेपो क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है, हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, मतलब कनेक्टिंग है, इसके बाद हम उसी को डिस्कस करेंगे। एक ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, मार्केट के अंदर से अगर लिक्विडिटी बढ़ी हुई है तो आरबीआई क्या करेगा, यहाँ से स्टॉक्स को परचेज कर लेगा, यहाँ पर सेल कर देगा। आरबीआई यहाँ पर सेल कर देगा, तो यहाँ पर सेल करने के बाद क्या होगा, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो वापस आरबीआई के पास चली जाएगी। और यदि मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ानी है तो वो क्या करेगा, यहाँ पर परचेज कर लेगा। मार्जिनल स्टैंडिंग मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम है, ये भी आती है आपकी क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर। एक आती है SDF, ये SDF हाल ही में यूज हुआ था, इसका मतलब होता है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसमें क्या करती है, मार्केट के अंदर यदि एक्स्ट्रा लिक्विडिटी रहती है, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी जब बनी रहती है तो आरबीआई क्या करती है, उस एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को बैंकिंग सिस्टम से आरबीआई अपनी तरफ ले लेती है। और इसको लेने का तरीका क्या रहेगा कि आरबीआई अपने पास जो भी स्टॉक्स रखे होंगे उन स्टॉक्स को मार्केट में क्या कर देगा, सेल कर देगा। यही जो रिलेशन है कि लिक्विडिटी ज़्यादा है तो आरबीआई का कौन सा स्टैंड रहेगा, अगर लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में, लिक्विडिटी बढ़ानी है तो आरबीआई कौन सा स्टैंड लेगा। इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते रहे हैं और इस बार भी आने की संभावनाएं रहेंगी, तो आपको हम इनका अलग अलग यूज बता देंगे साथ साथ में। आपको एक बात यहाँ पर और याद रख लेनी है, CRR और SLR के संबंध में जैसे मैंने आपको बताया उसी तरीके से यहाँ पर इसके रेपो और रिवर्स रेपो के संबंध, ये जो रेपो रेट है
लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर रेपो और रिवर्स रेपो आते हैं, और रेपो रेट को भी पॉलिसी रेट जब कभी चर्चा में हो या न्यूज़पेपर में हो पॉलिसी रेट, तो आपको याद रखना है कि पॉलिसी रेट का मतलब है रेपो रेट, ठीक है। उसी प्रकार से आप देखेंगे, ये तो हो गए क्वांटिटेटिव टूल्स। अब आते हैं क्वालिटेटिव टूल्स जो डायरेक्ट ही इम्पैक्ट डालते हैं मार्केट में और बैंकिंग सिस्टम में। मोरल सुएशन, कोई ऐसा दबाव बैंक के ऊपर लगाया जाता है बैंकिंग सिस्टम के ऊपर आरबीआई के द्वारा, उसको मोरल सुएशन के अंदर रखते हैं। डायरेक्ट एक्शन, आरबीआई किसी बैंक के अगेंस्ट, पब्लिक सेक्टर बैंक को या प्राइवेट के अगेंस्ट में कोई डायरेक्ट एक्शन लेता है, जैसे उनकी ब्रांचेज का एक्सपांशन रोक देना, उनके ब्रांचेज में कुछ टाइप की एक्टिविटीज़ बंद कर देना, इस टाइप के एक्शन। क्रेडिट राशनिंग, किसको कितना क्रेडिट दिया जाएगा, इस टाइप की कोई फैसिलिटी या इस टाइप का कोई नियम बना देना आरबीआई के द्वारा, ये आएगा क्वालिटेटिव टूल्स के अंदर। उसी तरीके से एलटीवी होता है लोन टू वैल्यू रेशियो, यानी कोई मान लो किसी ने कितना गोल्ड दिया, उस गोल्ड के एवज में कितना लोन मिल सकता है, इस टाइप की जो क्राइटेरिया हैं, इस टाइप के जो रेशियो हैं, ये भी आरबीआई के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। एक होता है इसी में मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट में आरबीआई इसका डिसाइड करता है कि कितना मार्जिन किसी भी लोन को देने में, कोई लोन डिसवर्स करना है तो उसमें कितना मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा, ये सब चीज़ें कौन करता है, आरबीआई करता है। मुझे तो आपको ऊपर ही पता होना चाहिए कि मॉनेटरी पॉलिसी को रन करने का काम आरबीआई की यानी किसी भी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई है। तो इस तरीके से दो टाइप के टूल्स हैं, इनको आप अलग अलग याद रखेंगे, एक होंगे क्वांटिटेटिव, एक होंगे क्वालिटेटिव। अब हम इनके अलग अलग जो इंपॉर्टेंट हैं उनके संबंध में आपको बता दे रहे। ये वाला आप याद रख लेना, एसडीएफ, ये अभी अभी में हाल में यूज हुआ है, 2022 में इसका यूज किया गया था। इसको मैंने आपको बताया स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इसके अंदर क्या करती है आरबीआई, जो एक्सेस लिक्विडिटी होती है उसको एब्जर्व करने का काम आरबीआई करती है। तो ये बात आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब हम अलग अलग ये टूल्स हैं कैसे यूज हो रहे हैं इनको समझ लें। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्वांटिटेटिव टूल्स में ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार चर्चा में रहते हैं, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इन दोनों को कंबाइंड करके हमने आपको इसके लिए बताया था कि इन दोनों को कंबाइंड रूप से स्टैट्यूटरी लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट बोला जाता है। अब हम अगर बात करें सीआरआर, तो सीआरआर को आरबीआई एक्ट 1934 मैंडेट करता है कि इसको सीआरआर को मेंटेन करना पड़ेगा, और एसएलआर के लिए आरबीआई एक्ट 1949 है, ये मैंडेट करता है कि आपको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में एक बेसिक डिफरेंस ये है कि यह जो सीआरआर है इसको बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है, यानी बैंक जो भी डिपॉजिट करेंगे वो आरबीआई के पास करेंगे कैश के फॉर्म में। बैंकिंग कैश रिजर्व रेशियो ये बैंक के पास, आरबीआई के पास बैंकों के द्वारा रखा जाता है। एसएलआर के संबंध में जब हम बात करेंगे तो ये बैंक अपने पास रखती हैं, और इनको डिपॉजिट करने के लिए कुछ एसेट्स बताई गई हैं, जिसमें ये कैश के फॉर्म में रखा जा सकता है, गोल्ड के फॉर्म में इसको रखा जा सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के फॉर्म में इसको रखा जा सकता है, ट्रेजरी बिल्स के संबंध में इसको रखा जा सकता है, और स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड की जो सिक्योरिटीज रहती हैं, स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड की जो सिक्योरिटीज रहती हैं, उन जो सिक्योरिटीज हैं जिन्हें आरबीआई के द्वारा नोटिफाई किया गया है, स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड की सिक्योरिटीज जिनको आरबीआई के द्वारा नोटिफाई किया गया है या किया जा चुका है। इन 5 तरीकों में कैश में रख लो, गोल्ड में रख लो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख लो, ट्रेजरी बिल में रख लो, या फिर स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड की जो सिक्योरिटीज हैं जिन्हें आरबीआई ने नोटिफाई किया है, उस फॉर्म में एसएलआर को बैंक अपने पास रख सकते हैं। पहली बात, ये दो बातें आपने यहाँ पर समझी। अब इसी संदर्भ में आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ये सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो, ये बफर का काम करता है कब, बैंक रन की सिचुएशन में। अगर आप लोगों को पता है बैंक रन तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और नहीं पता है तो मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बैंक रन की सिचुएशन एक ऐसी पैनिक सिचुएशन बैंकिंग सिस्टम में मानी जाती है जब किसी बैंक के डिपॉजिटर एकाएक वहाँ पर जाके और अपना डिपॉजिट वापस लेना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके की जो सिचुएशन आती है इसे बैंक रन बोला जाता है। सीआरआर के समय ये कैसे काम करता है, क्योंकि आरबीआई के पास ये डिपॉजिट रहता है, बैंक रन की सिचुएशन अगर बनती है तो आरबीआई वहाँ से कुछ फंड वहाँ अवेलेबल करा के उस बैंक रन की सिचुएशन से निपट सकता है। इसीलिए इसे बोला जाता है कि सीआरआर बैंक रन की सिचुएशन में बफर के रूप में काम करता है। एक बात समझ। अब आगे आप इन दोनों में एक बेसिक डिफरेंस ये वाला, ये जो सीआरआर है, कोई बैंक कितना सीआरआर आरबीआई के पास रखेगी तो उसकी जो कैलकुलेशन है
टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी कितनी है उस बैंक की, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा कि वह बैंक कितना सीआरआर आरबीआई के पास रखेगा। जबकि एसएलआर की सिचुएशन तब निकाली जाएगी, उसमें नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी को काउंट किया जाएगा। ये कैसे काउंट होता है, बैंकिंग सेक्टर का काम है, आपको बैंक का एग्जाम नहीं देना है, केवल बेसिक समझ लेना है कि सीआरआर की कैलकुलेशन टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी पर होती है, जबकि एसएलआर की जो कैलकुलेशन है वो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी के ऊपर होती है। अब इन दोनों के संबंध में एक कॉमन बात ये देखेंगे आप, इन दोनों का जो कैलकुलेशन है वो फोर्टनाइटली होता है, फोर्टनाइटली बेसिस पर, यानी कि 15 दिन पर, प्रति 15 दिन पर इनका कैलकुलेशन होता है। यदि कोई बैंक इसको सीआरआर और एसएलआर के संदर्भ में सीआरआर और एसएलआर के जो नॉर्म्स बनाए गए हैं उन नॉर्म्स को फॉलो नहीं करता है, या सीआरआर के संबंध में मान लो सपोज किसी बैंक को बताया गया कि उसे आरबीआई के पास 100 रुपये रखने हैं और वो 100 रुपये रखने में असफल रहा, उसने 90 रुपीज़ रखे, 10 रुपीज़ का मतलब शॉर्ट पड़ रहा है, तो उस पर बैंक रेट जो चल रही होगी उस समय, बैंक रेट्स जो चल रहे होते हैं, बैंक रेट, ये बैंक रेट पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक के द्वारा आरबीआई को उसको पब्लिक को दिए गए लोन वाली बैंक रेट नहीं है, आरबीआई के द्वारा जो बैंक से रेट वसूली जाती है इंटरेस्ट की, उसे बैंक रेट के रूप में जाना जाता है। तो उस बैंक रेट पर ही इनको पेनल्टी लगाई जाएगी, बैंक रेट जो चल रही होगी उसी रेट के आधार पर इनको पेनल्टी इम्पोज कर दी जाएगी। तो इतनी बात आप यहाँ पर इसके संदर्भ में समझ लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीआरआर और एसएलआर से संबंधित ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए जो हिडन इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये किस एक्ट के अंदर आते हैं, कि कैलकुलेशन का आधार क्या है, कितने दिनों में होती है, अगर इन दोनों में कोई बैंक इन दोनों को फुलफिल करने में असफल हो जाए तो उस पर पेनल्टी लगेगी, तो किस रेट पर लगेगी ये बात हमने बता दी। बैंक रन क्या होता है ये बता दिया हमने। बैंक रन के अगेंस्ट में जो बफर का काम करता है वो कौन सा है, सीआरआर या एसएलआर है, तो सीआरआर है। एसएलआर को मेंटेन करने के लिए कौन सी करेंसी यूज में लाई जा सकती है, तो कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड की सिक्योरिटी जिनको आरबीआई नोटिफाई कर चुका है उनको भी लाया जा सकता है। अब आगे देखते हैं और जो टूल्स हैं उनको। मॉनेटरी पॉलिसी के जो टूल्स हैं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर आते हैं, उसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार बनते हैं। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे कि एक नरसिम्हन कमेटी बनी थी, दूसरे नंबर वाली सेकंड नरसिम्हन कमेटी 1998 में फॉर्म हुई थी। इसकी सिफारिश पर वर्ष 2000 में लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी को अपनाया गया। इसके अंदर हमने क्या करा, रेपो रेट एक करी और एक रेपो रेट करी, ताकि बैंकिंग सिस्टम को ईजिली रन किया जा सके और उनकी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम को समाप्त किया जा सके। तो जो रेपो रेट रहती है ये क्या रहती है, ये रीपर्चेज कॉन्ट्रैक्ट रहता है। इसके अंदर रीपर्चेज कॉन्ट्रैक्ट, इसके अंदर क्या किया जाता है, एक क्लाइंट के रूप में मान लो कोई पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो, वो बैंक क्या करती है, आरबीआई से, एक बैंक है या हम क्लाइंट कहेंगे इस जगह पर, क्लाइंट से ये आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन उठाते हैं, आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन उठाते हैं। और इसमें मैं रीपर्चेज क्यों बोल रहा हूँ, इसमें कोलेटरल के रूप में, एज कोलेटरल यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को रखा जाता है। तो जो रेट आरबीआई इम्पोज करती है उस रेट को हम रेपो रेट के रूप में जानते हैं। ये बात आप समझ लो, बैंक के ऊपर या क्लाइंट मान लो, बैंक को क्लाइंट मान लो, तो ये जब आरबीआई से शॉर्ट टर्म के लिए लोन उठाते हैं, तो कोलेटरल के रूप में जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखकर आरबीआई से जो लोन लेते हैं उस लोन के ऊपर जो रेट आरबीआई इम्पोज करता है उस रेट को रेपो रेट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि ये जो शॉर्ट टर्म का लोन है, सबसे पहले ये मेन बात है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म का ये लोन लिया जाता है और ये शॉर्ट टर्म कितना होगा, 1 डे, 7 डेज या फिर 14 डेज, ये इतने दिनों का लोन रहता है इसके अंदर। तो एक तो बात यहाँ पर आप ये याद रखेंगे। दूसरी, जैसा कि हमने कल इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इसकी बात करी थी कि ये जो आरबीआई की जो रेपो रेट रहती है इसी को पॉलिसी रेट बोला जाता है। तो रेपो रेट के संदर्भ में आरबीआई के कुछ स्टांस रहते हैं, स्टांस।
ये स्टांस कब कब दिखाई देते हैं, आरबीआई किस तरीके की मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड कर रहा है, वहाँ पर कैसी रेट्स का डिसीजन लिया गया है, ये 3 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। यदि बात हो रही हो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, कैलिब्रेटिंग टाइटनिंग, तो इसमें क्या हो रहा होगा, या तो रेपो रेट को बढ़ा दिया गया होगा और या फिर उसको अनचेंज रखा गया होगा। जैसे अगर मान लो अभी रेपो रेट 4.5% की चल रही है, तो अब 4.5% का मतलब क्या हो गया, जब बैंक आरबीआई से लोन लेंगी तो उन्हें 4.5% का इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर ये कैलिब्रेटेड टाइटनिंग की पॉलिसी अपनाती है आरबीआई, तो रेपो रेट में क्या करेगा, इस रेपो रेट को या तो बढ़ा देगा या अनचेंज करेगा। अब आप यहाँ से दूसरा एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कैलिब्रेटिंग टाइटनिंग की जो डिसीजन है रेपो रेट के संदर्भ में आरबीआई कब लेगा, या तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ होगा तभी तो लेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इसी समय ले रहा होगा ना। तो एक ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि हो सकता है मार्केट में इन्फ्लेशन हो, इस वजह से कैलिब्रेटिंग टाइटनिंग का डिसीजन लिया गया है। दूसरा स्टांस, ये पहला स्टांस हो गया कैलिब्रेटिंग टाइटनिंग। दूसरा स्टांस इसका होता है न्यूट्रल। अब इस न्यूट्रल के अंदर आरबीआई क्या करता है, आरबीआई इसके अंदर करेगा या तो इंक्रीज कर सकता है या फिर डिक्रीज कर सकता है या फिर अनचेंज रख सकता है। ये न्यूट्रल की सिचुएशन कब है, जब मार्केट में सिचुएशन फेवरेबल कंडीशन में है या फेवरेबल कंडीशन में आने की संभावनाएं हैं, तो आरबीआई क्या करेगा, या तो जैसी मांग होगी मार्केट के अंदर, यदि लिक्विडिटी बढ़ाने की होगी तो वो आपकी रेपो रेट को कम कर देगा, यदि लिक्विडिटी को एक्सेस जो लिक्विडिटी है मार्केट में उसको एब्जर्व करना होगा तो वो रेट को बढ़ा देगा, और अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर सब सही चल रहा है तो उसको वो अनचेंज छोड़ देगा, जैसा कि अभी हाल ही की इसमें मॉनेटरी पॉलिसी में हुआ है। दूसरा एक लास्ट इसका जो स्टांस रहता है अकोमोडेटिव स्टांस जो रहता है, इसके अंदर क्या करता है, अनचेंज, कोई चेंज नहीं करेगा इसके अंदर, और या फिर माइनस मतलब घटा देगा। ये आपने देखा होगा कोरोना का जब काल चल रहा था, कोरोना में लॉकडाउन वाला समय था, तब ये वाला ही रेपो रेट के संबंध में स्टांस आरबीआई के द्वारा लिया हुआ था एकोमोडेटिव। इसमें क्या कर रहा था, अनचेंज रेपो रेट को रखा हुआ था और आगे बढ़ रहा था इसी के साथ में। तो ये बात आप इसके संदर्भ में याद रखेंगे, किसके, रेपो रेट के संदर्भ में, जिसे पॉलिसी रेट के रूप में भी जाना जा रहा है। अब हम दूसरे तरफ बात करेंगे रिवर्स रेपो की। रिवर्स रेपो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जब बैंकिंग सेक्टर आरबीआई से लोन लेते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, तो उस पर जो रेट इम्पोज करता है आरबीआई उसे रेपो रेट बोलते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, जब बैंक अपनी एक्सेस मनी को, एक्सेस फंड को आरबीआई के पास रख देते हैं या आरबीआई के पास पार्क कर देते हैं, तो इस पर आरबीआई जो रेट बैंकों को देता है, जो इंटरेस्ट आरबीआई बैंक को देता है, उसे रिवर्स रेपो के रूप में जाना जाता है। आप ये बात हमेशा याद रखेंगे कि रेपो रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो, ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। अब आप देखेंगे एक और रेट रह गई है बैंक रेट। ये जो आरबीआई का एक्ट है 1934 का, उसके अंदर इसके संबंध में बात की गई है। तो बैंक रेट कौन सी रेट है, बैंक्स बोरो लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम आरबीआई। आरबीआई से जो बैंक रहते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेते हैं, और ये लोन का डिफरेंस अगर हम रेपो रेट से लगाएं तो दो बातों से डिफरेंस है, एक तो ये लॉन्ग टर्म का होता है, दूसरा ये विदाउट कोलेटरल होता है और वो वाला कोलेटरल होता है। तो ये दो बातें आप यहाँ पर याद रखेंगे। इसके अलावा जो आपको बात याद रखनी है, तो बैंक्स जो बैंकिंग सेक्टर है इसके अंदर इंटर बैंकिंग बोरोइंग भी चलती है। एक बैंक दूसरे बैंक से उधार लेती है आवश्यकता पड़ने पर, इंटर बैंक बोरोइंग। इनके लिए कुछ टर्म यूज होते हैं, इन दो टर्म्स को आप जरूर से याद कर लो, कभी पूछा जा सकता है।
पहला होता है इसका कॉल मनी रेट। ये रेट कब लगती है? जब अगर उधारी एक दिन के लिए ली गई, अप टू 1 डेज के लिए अगर उधारी ली गई हो। और दूसरी होती है नोटिस मनी रेट। इसमें 2 से 14 दिन के लिए अगर उधारी ली जाती है तो ये वाली रेट लगती है। कॉल मनी 1 दिन के लिए, नोटिस मनी रेट लगेगी 2 से 14 दिन के लिए। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। विशेष रूप से इम्पोर्टेंट जो रेट्स थी उनके संबंध में हमने चर्चा कर ली है। दूसरी दो तरीके की पॉलिसी की बात और आती है आज की कॉन्सेप्ट में, लास्ट है, इसको सुन लेंगे। एक टर्म आता है डोबिस पॉलिसी। इसका यूज कब किया जाता है? जब डिफ्लेशन हो, डिफ्लेशन की सिचुएशन हो, तो डिफ्लेशन से लड़ने के लिए डोबिस पॉलिसी का यूज किया जाता है। जबकि हॉकिस पॉलिसी एक रहती है, हॉकिस पॉलिसी, इसको जब इन्फ्लेशन से फाइट करना हो, फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, तो हॉकिस मनी पॉलिसी का यूज किया जाता है और डोबिस पॉलिसी का यूज फाइट अगेंस्ट डिफ्लेशन। तो ये 2 टर्म भी आप याद रखेंगे। 2 तरीके की वो क्या नाम है उसका, ये पॉलिसी हैं जिनका इस्तेमाल लगातार बैंकिंग सेक्टर के अंदर होता रहता है और न्यूज़पेपर के अंदर इस तरीके की बातें लिखी रहती हैं। अब आप इसके अलावा जो वो वाले थे, क्या नाम है, क्वालिटेटिव वाले टूल्स थे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना भी मैंने उसमें बोल दिया है शुरुआती इंट्रोडक्शन के टाइम में। वहाँ से ही क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, बाकी मोस्टली क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। अब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे अगर लेने बैठूंगा तो सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप खुद ही अपना रिवीजन करके और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जहाँ से आपने किए हैं और जहाँ भी प्रैक्टिस सेट लगाए हैं वहाँ पर आप इसका कॉन्सेप्ट का यूज करके देख लो। उसके बाद आपका ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम कल आपसे किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये सेशन कैसा लगा इसके लिए हमें आप ज़रूर अपने कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि मुझे और इसमें सुधार लाने के लिए मोटिवेशन मिल सके और आगे आपके लिए इससे भी बेहतर सेशन लेकर आपके साथ आ सकूं। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे। और यदि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें। ठीक है, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर हम कल किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।